नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप देख रहे हैं वसंत एकेडमी। वसंत एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वसंत एकेडमी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो महत्वपूर्ण और प्रचलित सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं। यह सिद्धांत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के जो सिलेबस यूनिट 7 के अंतर्गत विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं उन सब पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत प्रचलित हैं, सबसे पहले उन सिद्धांतों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। पहले जो सिद्धांत हैं वो हैं आपकी प्राचीन परिकल्पना से संबंधित। कौन सी परिकल्पना है? प्राचीन परिकल्पना। और दूसरे जो सिद्धांत हैं वो आपकी आधुनिक परिकल्पना से संबंधित हैं। आधुनिक परिकल्पना यानी कि मॉडर्न हाइपोथेसिस, आधुनिक परिकल्पना। ठीक, तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में हमें दो प्रकार के सिद्धांतों को पढ़ना है। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम प्राचीन परिकल्पना को समझने वाले हैं। आधुनिक परिकल्पना के संबंध में जीवन की उत्पत्ति से जो दूसरा लेक्चर होगा वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। प्राचीन परिकल्पना के अंतर्गत जो सिद्धांत प्रचलित हैं उनमें सबसे पहला सिद्धांत है विशिष्ट जननवाद। कौन सा सिद्धांत है? विशिष्ट जननवाद। विशिष्ट जननवाद को कहते हैं इंग्लिश में स्पेशल जनरेशन थ्योरी। यह जो थ्योरी है या ये जो सिद्धांत है वो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ये बताता है कि जो भी जीवन की उत्पत्ति के मौलिक तत्व हैं उन सभी तत्वों का निर्माण एक ईश्वरीय शक्ति के द्वारा किया गया है। ईश्वरीय शक्ति का मतलब, यदि हम हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो हमने ये सुना होगा कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो भगवान ब्रह्मा के द्वारा की गई है, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने ही इस पूरे सृष्टि का निर्माण किया है। ऐसा विशिष्ट जननवाद के अंतर्गत माना जाता है। लेकिन विज्ञान इन किसी भी सिद्धांतों से सरोकार नहीं रखता जो लॉजिक रूप से व्यक्त ना किए गए हों। ठीक है, न सिर्फ हिंदू धर्म की बात होगी, यहाँ पर किसी भी धर्म समाज और समुदाय के द्वारा जो ये बताया जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग प्रकार के तथ्य मौजूद किए गए हैं और इनमें से एक भी तथ्य का जो तार्किक परीक्षण किए जाने पर सही निष्कर्ष न निकले तो हम उसे विशिष्ट जननवाद के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इस्लाम धर्म के अंतर्गत अलग मान्यता होगी जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, ईसाई धर्म के अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अलग मान्यता होगी, सनातन धर्म के अंदर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एक अलग विचार या मान्यता होगी। और ऐसी मान्यताएं विज्ञान के संबंध में सही साबित नहीं हो पाती, क्योंकि विज्ञान तार्किक ज्ञान होता है और तर्क के ज्ञान पर यदि कोई कसौटी नहीं खरी उतर पाती तो फिर हम उसे स्वीकार नहीं करते। ये अपनी अपनी एक अलग अलग मान्यता है, विचारधारा है। बाकी हमारे जीवन में आस्था, भगवान किस तरीके से अहम भूमिका निभाता है ये हमारी व्यक्तिगत राय अलग हो सकती है। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में पहला जो सिद्धांत है वो विशिष्ट जननवाद है, जो कि प्राचीन परिकल्पना के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जानना है कि आखिरकार जीवन की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन परिकल्पना के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत शामिल किए गए हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो है आपका स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद को इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का अर्थ होता है कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो भी सिद्धांत प्रचलित हैं उनके अंतर्गत यह स्वतः जननवाद का सिद्धांत केवल यह मानता है कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप हुई है। अपने आप का मतलब इस जीवन की उत्पत्ति के लिए किसी भी व्यक्ति, भगवान या किसी के भी द्वारा कोई विशिष्ट कार्य नहीं किया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति हैं अरस्तु, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहे जाने वाले एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु ने स्वतः जननवाद के सिद्धांत की विचारधारा को जन्म दिया है। ठीक है, इस विचारधारा का यह भी मानना है कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप अर्थात निर्जीव पदार्थों से हुई है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में इसी क्रम में हम देखें प्राचीन परिकल्पना के अंतर्गत जो तीसरा सिद्धांत है वो है आपका
जीवांत जीवोत्पत्ति, जीवांत जीवोत्पत्ति, जीवोत्पत्ति यानी कि जीवों की उत्पत्ति से संबंधित है। और जीवांत जीवोत्पत्ति अर्थात यहाँ पर यह सिद्धांत यह कहना चाहता है कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, अर्थात अरस्तु द्वारा दिए गए सिद्धांत को यह नकार देते हैं। यह सिद्धांत की अपनी एक विशिष्ट मान्यता है, वो ये कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति सजीव पदार्थों से संभव है, न कि निर्जीव पदार्थों से। इस विचारधारा के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग भी किए, उन प्रयोगों को भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ हम केवल ये नाम जान लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से सिद्धांत हैं जो प्राचीन परिकल्पना से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत जो 14 सिद्धांत है वो है आपका ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद का अर्थ होता है कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो भी मौलिक तत्व हैं वो ब्रह्मांड में मौजूद होंगे, ऐसा इस सिद्धांत को देने वाले कुछ वैज्ञानिकों की अपनी राय है। ठीक है, और वो उल्का पिंड की बारिश के साथ धरती पर आए होंगे और धरती पर आने के बाद उन्होंने धरती पर जीवन को संभव बनाया होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इन चारों सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं। इन चारों सिद्धांतों में से सबसे पहला सिद्धांत है आपका विशिष्ट जननवाद। विशिष्ट जननवाद केवल इतना बताता है कि जीवन की उत्पत्ति किसी ईश्वरीय शक्ति अर्थात भगवान ब्रह्मा आदि किसी भी धर्म के अंतर्गत अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, विज्ञान इस सिद्धांत को नकार देता है। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत हमारा जीवन की उत्पत्ति के संबंध में स्वतः जननवाद, यहां से अपनी कहानी शुरू होती है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहला जो सिद्धांत हमें एक्चुअल में पढ़ना है वो है आपका स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद। अब ये स्वतः जननवाद क्या है, किसने दिया, इस संबंध में क्या विचारधारा दी गई, उन सब पे अपन विचार करते हैं। स्वतः जननवाद अरस्तु के द्वारा दिया गया। अरस्तु महोदय का ऐसा मानना है कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति या भगवान के द्वारा अलग से कोई कार्य नहीं किया गया है। जीवन की उत्पत्ति किन्हीं निर्जीव पदार्थों से हुई है। जैसे उनका मानना है कि जैसे कीचड़ के आसपास जो सांप पाए जाते हैं, अर्थात जो रेंगने वाले जीव हैं, जैसे कीड़े मकोड़े और सांप आदि जो हैं वो कीचड़ से जन्म हुआ है। ठीक है, ऐसा अरस्तु जी का इस संबंध में मानना है। ठीक है, ओस की बूंदों से छोटे छोटे कीट पतंग जो है उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, हालांकि विज्ञान इस चीज को भी नहीं मानता। ठीक है, लेकिन ठीक है, अरस्तु द्वारा बताई गई बात है, स्वीकार करना पड़ेगी। हालांकि परीक्षा में पूछा जाएगा तो केवल इतना पूछा जाएगा जीवन की उत्पत्ति के संबंध में स्वतः जननवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो आपको बता देना है फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति और है जिसका नाम है वॉन हेलमंड। क्या नाम है? वॉन हेलमंड। वॉन हेलमंड नाम के वैज्ञानिक ने अरस्तु का समर्थन करते हुए कहा कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप ही हुई है। कैसे? तो उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक पसीने से भीगी हुई शर्ट ली, जैसे कि जो मैं शर्ट पहना हूं, मान के चलो ये पसीने से भीग जाए। ठीक है, अब ये पसीने से भीगी हुई शर्ट को उन्होंने गेहूं की बालियों के साथ, जो गेहूं होता है, गेहूं की बालियों के साथ 21 दिन तक लपेट के दोनों को एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी लपेट के क्या कर दिया, लगभग 21 दिनों तक किसी कोने में रख दिया। 21 दिन तक कोने में रखे रहने के बाद इन्होंने बाद में जब जाके देखा तो वहां पर उनको एक चौंकाने वाला निष्कर्ष मिला। और वो निष्कर्ष क्या था कि वहां पर चूहों का जन्म हो चुका है। कहीं से चूहिया आ गई होगी, लेकिन वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या जो उनकी भी मानसिकता रही हो। ठीक है, लगभग 21 दिनों के बाद वहां पे चूहों का जन्म हो चुका था। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पसीने से भीगी हुई शर्ट के द्वारा चूहे का जन्म होता है। ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये साबित हुआ कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव से होती है, क्योंकि शर्ट तो सजीव है ही नहीं। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है, ऐसा इस सिद्धांत के संबंध में वॉन हेलमंड अपना विचार रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, वो है जीवांत जीवोत्पत्ति। जीवांत जीवोत्पत्ति यह सिद्धांत अपने आप में यह बताता है कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप नहीं बल्कि सजीव पदार्थों से हुई है। किससे हुई है? सजीव पदार्थों से। और जो पिछला वाला सिद्धांत हमने पढ़ा था, ये सिद्धांत जो है स्वतः जननवाद, ये क्या बताता है? जीवन की उत्पत्ति
निर्जीव पदार्थों से हुई है। यहाँ पे दो चीज याद रखना कि ये सिद्धांत निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति को बताता है, और जबकि जीवांत जीवोत्पत्ति वाला सिद्धांत जो है वो जीवन की उत्पत्ति सजीव पदार्थों से बताता है। अब इस सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक है उसमें हार्वे नाम का एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इस सिद्धांत को क्या दिया है, प्रचलित किया है, यानी कि उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, अब जीवन की उत्पत्ति के संबंध में यहां पर एक विशिष्ट प्रयोग किया गया था, जो कि प्रयोग किया है फ्रांसिस्को रेड्डी महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को रेड्डी, इस व्यक्ति के द्वारा यहां पर इस सिद्धांत को प्रूफ करने के संबंध में एक प्रयोग किया गया, और इस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से नहीं बल्कि सजीव पदार्थों से हुई है या हुई होगी। उन्होंने इस प्रयोग के अंतर्गत 3 कांच के जार लिए। ठीक है, इन तीनों कांच के जारों के अंतर्गत मांस के टुकड़े को अच्छी तरीके से बॉईल करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद रख दिया। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मांस के टुकड़े को बॉईल करके, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको लग रहा होगा कि वाह यार, इसमें नमक मिर्च लगा के और आ जाए तो मजे ही आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मांस के टुकड़े को इन्होंने क्या किया, अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया। बॉईल इसलिए क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो लार्वा बैक्टीरिया वगैरह जो भी चीज़ थी वो सारी की सारी नष्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने जो पहला वाला जार था उसको ओपन रखा, उसमें किसी प्रकार से ना तो ढक्कन लगाया, ना कपड़ा लगाया, ना कागज लगाया, कुछ भी नहीं, ये ढक्कन खुला ही रहा। ठीक है, इस दूसरे वाले को इन्होंने पूरी तरीके से सील टाइट पैक कर दिया, कहीं से भी एयर नहीं जानी चाहिए, एकदम सील टाइट पैक कर दिया दूसरे डब्बे को। तीसरे डब्बे को इन्होंने क्या किया, कपड़े से ढक दिया, थोड़ी टाइट बांध दिया लेकिन कपड़े से बांध दिया। ठीक है, तो ये 3 डब्बे लिए उन्होंने, तीनों डब्बों के अंदर मांस को बॉईल करने के बाद रख दिया, और फिर उसके बाद इन तीनों डब्बों के साथ अलग अलग प्रकार की क्रियाविधि की। इस वाले डब्बे को उन्होंने कपड़े से बांधा, इसको सील टाइट पैक किया और इसको खुला ही छोड़ दिया। फिर इन्होंने कुछ दिनों, यहाँ पे 21 दिन 22 दिन का कोई मैटर नहीं है, कुछ दिनों तक उन्होंने इसका परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद उन्होंने देखा इस डब्बे के ऊपर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो रही है, चूंकि एयर टाइट है पूरी तरीके से, तो मांस जो है वो किसी भी प्रकार से जीवों के संपर्क में नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ किसी प्रकार की गतिविधि नहीं देखी गई। यहाँ पे भी कोई विशेष प्रकार की गतिविधि तो नहीं देखी गई, लेकिन जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो थे वो इस कागज के ऊपर या जो कपड़ा था उसके ऊपर क्या है, इकट्ठे होने लगे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होने लगे थे, इकट्ठे होने लगे थे। बाद में अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे वो छोटे छोटे जो जीव थे वो इसको खा चुके थे पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर लार्वा बैक्टीरिया या छोटे छोटे कीड़े जन्म ले चुके थे। तो इस पूरे प्रयोग के माध्यम से फ्रांसिस्को रेड्डी ये कहना चाहते हैं कि अगर जीवन की उत्पत्ति अपने आप हुई होती तो यहाँ पे भी किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अंदर परिवर्तन देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विशिष्ट परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं जीवन की उत्पत्ति सजीव से ही संभव है। अब प्रश्न वही आता है कि सजीव से संभव है, चलो ठीक है, लेकिन सबसे पहला ये मुर्गा कहाँ से आया होगा, जिसको आपने काट के प्रैक्टिकल किया, मुर्गा बकरा या जिसका भी आपने मांस लिया है, तो ये कहाँ से आया होगा? निर्जीव से नहीं है, हम ये मान लेते हैं, लेकिन सजीव से है, तो हम कैसे मान लें कि सजीव जो है वो सबसे पहला कैसे बना होगा? तो इस संबंध में ये कोई जानकारी नहीं देते, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो किसी सजीव से ही हुई है, निर्जीव से नहीं हुई है। ये अपनी एक अलग विचारधारा रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगली विचारधारा है वो है ब्रह्मांडवाद की। ठीक है, ब्रह्मांडवाद का जो सिद्धांत है वो ये बताता है जीवन की उत्पत्ति के जो मौलिक तत्व हैं वो कहाँ हैं, मौजूद ब्रह्मांड में हैं, और ब्रह्मांड से उल्का पिंड की बारिश के साथ ये तत्व कहाँ आ गए, धरती पे आ गए, और धरती पे आने के बाद उन्होंने इस जीवन की गतिविधि को चालू किया और इस धरती पर जीवन संभव हुआ। हम आप तमाम जीव इसी कारण बने हैं, ऐसा इस सिद्धांत का अपना अपना मानना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और लेकिन इसको खत्म करने के पहले एक एक करके इसको रिवाइज कर लेंगे, जिससे क्या है कि आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, जैसे जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो विचारधारा हैं वो 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक तो है आपकी प्राचीन परिकल्पना और दूसरी है आधुनिक परिकल्पना। आधुनिक परिकल्पना इसके बाद अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा।
इस प्राचीन परिकल्पना के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए हैं वो मुख्य रूप से 4 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है विशिष्ट जननवाद, दूसरा है स्वतः जननवाद, तीसरा है जीवांत जीवोत्पत्ति और चौथा है ब्रह्मांडवाद। इन सारे विचारधाराओं के अंतर्गत इन सभी सिद्धांतों के अंदर क्या क्या मानना है उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे विशिष्ट जननवाद या सृष्टिवाद जो है वो धार्मिक विचारधारा के नाम से भी जानी जाती है, जिसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि अलग अलग धर्मों के द्वारा जीवन की उत्पत्ति के संबंध में किसी न किसी ईश्वरीय शक्ति का हाथ रहा होगा। हालांकि ये विचारधारा विज्ञान के कसौटी पर सही साबित नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी आस्था एक अलग है, विज्ञान एक अलग है। ठीक है, तो जब प्रश्न पूछा जाएगा जीवन की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से विशिष्ट जननवाद या सृष्टिवाद किससे संबंधित है, तो धार्मिकवाद या धर्मवाद से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमें ये जान लेना है कि अगला जो सिद्धांत है हमारा स्वतः जननवाद, तो स्वतः जननवाद का समर्थन किसने किया है और इस सिद्धांत को प्रतिपादक किसने किया है। तो इस सिद्धांत के जनक जो हैं या प्रतिपादक जो हैं वो हैं आपके अरस्तु महोदय। ये उनका चित्र है जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। और इस सिद्धांत को समर्थन करने वाले वैज्ञानिकों के अंतर्गत सबसे प्रमुख वैज्ञानिक हैं वॉन हेलमंट और दूसरे हैं जॉन नीथम, जिसमें से वॉन हेलमंट वैज्ञानिक का चित्र आपको दिखाया गया है कि जिसके माध्यम से आप समझ पाएं कि इस व्यक्ति ने एक प्रयोग किया था जिसके माध्यम से ये बताया कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप हुई है। और अपने आप विशेष रूप से किस पे फोकस करते हैं, निर्जीव पदार्थों से, यानी कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, किसी न किसी निर्जीव पदार्थ से होती है। ठीक है, सजीव से नहीं होती। अब इनका प्रयोग क्या कहता है, प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने कुछ अलग गेहूं की बालियां थी वो रखी थी, 21 दिन बाद चूहे का निर्माण हुआ था, वो वॉन हेलमंट का प्रयोग था। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है वो है जीवांत जीवोत्पत्ति, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ये सिद्धांत मानता है कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो निर्जीव से नहीं बल्कि सजीव से हुई है। किससे हुई है, सजीव, यानी कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, उसके लिए किसी न किसी सजीव का सहारा लेना आवश्यक है। ठीक है, ये अपनी विचारधारा है। जो प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं वो हैं हार्वे और हक्सले। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस जीवांत जीवोत्पत्ति सिद्धांत को दिया था। इसके संबंध में जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं वो हैं फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी नाम के वैज्ञानिक ने इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत का समर्थन करते हुए प्रैक्टिकल किया और बताया कि 3 प्रकार के कांच के जार लो आप, और तीनों प्रकार के कांच के जारों के साथ अलग अलग प्रकार की स्थिति। जैसे पहला वाला जो कांच का जार था उसको आप खुला ही रखो, तो उन्होंने खुला रखा। दूसरे को एयर टाइट सील पैक कर दिया, तीसरे को कपड़े से ढक दिया। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा तो यहाँ पे देखो आप पूरी तरीके से जो मांस का टुकड़ा है वो छोटे छोटे जीव जो थे वो खा चुके हैं। यहाँ पे कई अन्य प्रकार के जीव भी उत्पन्न हो चुके हैं और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ऊपर छोटे छोटे कीड़े इकट्ठे हो चुके हैं। फिर भी इस पूरे सिद्धांत के माध्यम से ये निष्कर्ष निकलता है कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप नहीं बल्कि सजीव पदार्थ से हुई है। ठीक है, इसी संबंध में एक और प्रयोग देखने को मिलता है वो है लुई पाश्चर का। लुई पाश्चर महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने फ्रांसिस्को रेड्डी के समर्थन में एक प्रयोग किया और बताया कि देखिए, लुई पाश्चर ये कहना चाहते हैं कि आप एक इस प्रकार का बर्नर या बोतल लीजिए, ठीक है, उसके अंदर किसी प्रकार के लिक्विड को रखिए और आप उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद ये जो यू आकार की इस तरीके से सर्पिलाकार नली है, इसी नली के आकार में आपको बर्तन लेना है। ठीक है, और फिर कुछ समय बाद आप इधर देखेंगे तो आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा, वो एज इट इज ही रहेगी। ये जो आपका लिक्विड है वो गर्म से ठंडा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, नो ग्रोथ, यानी किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे इस तरीके से सेम यही कंडीशन दूसरे बार की जाए और इसको यहाँ से तोड़ दिया जाए, तो उस तरीके से ये तोड़ने के बाद ये खुला रहेगा, तो सीधा डायरेक्टली क्या होंगे, वो कीड़े मकोड़े जो भी रहेंगे वो यहाँ पे अंदर घुस जाएंगे और क्रियाएं करने लगेंगे। ठीक है, यहाँ से वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, जो भी रहे होंगे वो यहीं मुंह पे ही रहे होंगे और आगे नहीं जा पा रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, यहाँ नो ग्रोथ, यानी कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो इन दोनों सिद्धांतों के माध्यम से या इन दोनों प्रयोग के माध्यम से ये सिद्ध किया गया कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप संभव नहीं है, उसके लिए किसी दूसरे सजीव का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है,
तो ये फ्रांसिस्को रेड्डी और लुई पास्चर के अपने अपने प्रयोग थे। हाँ, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि ये प्रयोग कब किया गया, तो उन्होंने प्रयोग किया है 1861 में। ठीक है, फिर ये आपका लास्ट आज का सिद्धांत है जो ये बताना चाह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति उल्का पिंड की बारिश के साथ साथ ब्रह्मांड में मौजूद जो जैविक तत्व हैं उनके साथ आए हुए तत्वों के परिणाम स्वरूप हुई है। और इस सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है एक रिचर्डर, दूसरा है एल हिनियम और तीसरे हैं होइल। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इस सिद्धांत को दिया है और ये बताया है कि जीवन की उत्पत्ति इस प्रकार उल्का पिंड की बारिशों के साथ हुआ है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी मुलाकात एक अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो और इसी प्रकार के लेक्चर आप और देखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लेक्चर को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार की जानकारी या मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग की तैयारी करते समय किसी प्रकार आपको डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो ऊपर लिखे हुए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या किसी भी माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद,